दोस्तों नमस्कार, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका टीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं साइंस के लेक्चर को आपके समक्ष लेकर आया हूँ। उसी श्रेणी में दोस्तों आज हमारी 8वीं वीडियोज़ है और फिजिक्स मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो दोस्तों 7वां नंबर वीडियोज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैंने द्रव्यमान, भार, दूरी विस्थापन के साथ द्रव्यमान, भार, वेग, चाल सभी में क्या डिफरेंसेज होता है, संवेग, आवेग में क्या डिफरेंसेज होता है, कार्य सामर्थ्य में क्या डिफरेंसेज होता है, बल की सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, या किसी भी सूत्र की व्युत्पत्ति अगर हमें मानसिक और अपने मन स्थिति के आधार पर करनी हो तो सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, इन सब की विधिवत वीडियो आपको बनाकर प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई गई है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें। ये जो स्टूडेंट हमारी क्लास 1 से लेकर 7 तक वीडियो को भली भांति देख चुका है, उसके माइंड काफ़ी विकसित हो चुके होंगे और एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित ही सफल होंगे। दोस्तों आज हम उसी सिलसिले में आज 8वीं वीडियो जो लेकर आए हैं और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट। तो यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आज शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे आज गति की, मोशन की। तो दोस्तों आपसे अगर कोई प्रश्न करे गति क्या है तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि गति एक अवस्था है। गति एक अवस्था है, यानी गति को हम केवल स्टेट मानते हैं। इट इज अ स्टेट, यह एक अवस्था है। दोस्तों 2 प्रकार की अवस्था हो सकती है, एक विरामावस्था यानी जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसको विरामावस्था कहते हैं, और दूसरा गति अवस्था। दोस्तों गति का मतलब कहीं से भी आप चाल मत समझिएगा, गति और चाल में बहुत अंतर है। तो एक विरामावस्था और दूसरा हमारा होता है गति अवस्था। विरामावस्था का मतलब दोस्तों जब कोई वस्तु एकदम स्थिर अवस्था में हो। विरामावस्था मतलब कोई गति एकदम स्थिर अवस्था में हो, जैसे हमारा घर का मकान, जैसे कोई घर का मकान या जैसे कोई पत्थर, पर्वत, ये सब विरामावस्था में रहते हैं। लेकिन यदि कोई पत्थर को हम उठाकर फेंके तो वह विरामावस्था से किस अवस्था में आ जाता है, गति अवस्था। तो गति का मतलब दोस्तों बहुत लोग चाल समझ लेते हैं, तो गति यानी मोशन चाल नहीं है, गति एक अवस्था है। जो वस्तु विरामावस्था में नहीं है तो वह निश्चित ही गति अवस्था में रहेगी। गति एक चाल नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम किधर गति करती है दोस्तों, तो दोलन करती है। तो दोलन भी एक प्रकार से गति का ही प्रकार है। तो हमें विश्वास है कि आपको गति समझ में आई होगी। गति क्या है, तो गति एक प्रकार का अवस्था है। तो गति के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। गति के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों गति के अंतर्गत ही 2 बात आती है, और वह 2 बात क्या होती है। गति के अंतर्गत 2 टॉपिक आती है, पहली एक दूरी के बारे में और दूसरी विस्थापन के बारे में। तो दूरी, विस्थापन, चाल, समय, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सभी गति के मोशन के ही पार्ट हैं दोस्तों। इसी के अंतर्गत पढ़ना है हमें। तो दूरी जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है इन सभी के बारे में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो नंबर साइंस की वीडियो नंबर 7 को अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सीधे एक क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर निम्न प्रकार से भ्रमण करता हो तो दूरी और विस्थापन की चर्चा करें। दूरी और विस्थापन की चर्चा करना किस अवस्था में दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पूरा चक्कर लगा लिया हो तब दूरी या विस्थापन क्या होगा, आधी चक्कर लगा लिया हो तो दूरी विस्थापन क्या होगा, 1/4 चक्कर लगा लिया हो तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। इसके लिए दोस्तों हम नेक्स्ट चलिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है कि एक कोई व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पर चलता है और उसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यदि वह होल यानी पूरा 1 चक्कर लगा ले तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर 1/2 यानी आधी दूरी, अगर आधी चक्कर लगाए तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है 1/4 अगर चक्कर लगाए तो दूरी विस्थापन क्या होगा। तो अब दूरी का मतलब टोटल चली गई लंबाई, और विस्थापन का मतलब दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी। दोस्तों कोई चक्कर पूरा लगा लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा चक्कर लगा लिया है तो यहाँ चलना शुरू होगा और जो है पुनः यह वापस यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर दूरी की बात करें तो दूरी का मतलब इस वृत्त के द्वारा तय की गई परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। और वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है आप सभी को पता होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। 2 का मान 2 है और पाई का मान आप चाहे तो 22/7 रख सकते हैं। और आर की जगह हम मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की जगह पर दोस्तों आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में करेक्शन करके मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की जगह पर क्या दिया, चलिए 5 ही सेंटीमीटर मानते हैं। आर का मान 5 रखेंगे तो ये हमारा तय की गई दूरी निकल आ जाएगी, यानी 2 × 22/7 इंटू हमारा 5 अगर कर देंगे तो हमारी दूरी निकल आ जाएगी, क्योंकि परिधि के बराबर ही दूरी तय किया होगा। वृत्त की परिधि ये होता है जो टोटल चली गई लंबाई होती है, जिसको वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे, आंसर हमको मिलेगा। दोस्तों अगर विस्थापन की बात करें तो आप मेरी परिभाषा पर ध्यान दें, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति इसकी यही रही है, यानी जाहिर सी बात है। तो विस्थापन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और बहुत ही सही जवाब दोस्तों, इसका उत्तर सेंटीमीटर में होगा। अब बात करते हैं 1/2 दूरी, 1/2 अगर चक्कर लगाया हो। 1/2 चक्कर लगाने का मतलब हाफ का मतलब दोस्तों वो यहाँ से चला है
और ऐसे चलते 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 यहाँ पर वो रुक गया है। दोस्तों यहाँ पर रुका होगा तो दूरी हमारा कितना तय किया होगा, तो टोटल परिधि के आधा किया होगा। और जस्ट मैंने ऊपर निकाला है कि टोटल परिधि हमारा क्या है 2 पाई इंटू 5। दोस्तों पाई का मान हम ऐसे रहने देते हैं। अब बटा आधा करने के लिए 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा और हमारा 5 पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। अब बात विस्थापन की करते हैं, तो विस्थापन का मतलब दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी। तो आप ही तय करिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर होगा, और यह भी तो वृत्त की त्रिज्या ही है, यानी इधर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये। विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, बहुत ही सही जवाब, आपने उत्तर दिया 10 सेंटीमीटर। आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं कि अगर 1/4 अगर वो चला हो व्यक्ति, 1/4 का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से चला होगा और यहाँ पर रुक गया होगा। तो इस अवस्था में दूरी और विस्थापन की बात कर रहा है। तो इस अवस्था में दूरी और विस्थापन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही है वृत्त की, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर दूरी की बात करें तो ये दूरी ये तय किया गया होगा, यानी वृत्त की परिधि का 1/4 दूरी तय किया होगा। और वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं 2 पाई r होता है। देखा 1/4 करेंगे यानी 4 से भाग करेंगे, मान रखेंगे और हम उत्तर पाएंगे। r का मान क्या है दोस्तों, r का मान है 5/4। इसे 22/7 रखकर हल करेंगे, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। और बात करते हैं विस्थापन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है हमारी अंतिम स्थिति और ये है प्रारंभिक स्थिति। इसके बीच की न्यूनतम दूरी कहने के तथा हम एक लाइन किसी नहीं पढ़ेंगे। ये दोस्तों ये हमारे क्या, इसके बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारे बीच की न्यूनतम दूरी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कर्ण, तो देखो यहाँ संपूर्ण त्रिभुज बना रहा है, हमें कर्ण निकालना है। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर अगर हमें याद करना है तो रूट में हमारा देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। लंब का स्क्वायर मतलब रूट हो जाएगा विस्थापन के लिए, ये हमें मान याद करना है। तो लंब हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर। 50 दोनों को करेंगे 50 होगा, 2 हमारा 5 बाहर आएगा, √2 अंदर ही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 50 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 5 × 5 × 2 होगा, 5 जो कि बाहर आ जाएगा 2 अंदर ही रहेगा। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट सेशन देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं और अपने दोस्तों कुछ दूरी विस्थापन में कौन बड़ा होगा, दूरी विस्थापन में कौन बड़ा होगा बताइए दोस्तों। अगर हम दूरी की बात करें तो टोटल लंबाई को दूरी कहते हैं, विस्थापन तो बीच की न्यूनतम दूरी। इस अवस्था में विस्थापन 0 आ गया, और इस अवस्था में हमारा दूरी ये है, ये टोटल दूरी है। दूसरी अवस्था में आधी दूरी ये दूरी, और विस्थापन तो ये सीधे सीधे है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विस्थापन 0 आ गया, यहाँ पर विस्थापन दूरी से छोटा ही आया है, और यहाँ पर ये हमारी दूरी है, ये हमारी दूरी है, ये कर्वाकार, और ये सीधा सीधा हमारा विस्थापन है। यानी एक बात तो समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई कि विस्थापन तो छोटा होता है दूरी से, लेकिन एक बात और समझनी चाहिए आपको कि विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो सकता है। कैसे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सरल रेखा में गति कर रहा है, सरल रेखा में अगर कोई गति कर रहा है या चल रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर कोई व्यक्ति चला, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, और न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए विस्थापन तो विस्थापन भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पर कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर विस्थापन दूरी समान है। यानी हमारा मेन अगर कंक्लूजन निकाले तो क्या निकलेगा कि विस्थापन जो होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सदैव या तो छोटा रहेगा या बराबर होगा किसके, दूरी के। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आप ही के बीच से निकल कर आया है, कोई ये नई चीज़ नहीं है, आपने इसको प्रूव किया हकीकत ज्ञान से। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक और पॉइंट, क्या हमने देखा कि अगर गति सरल रेखी होगा, अगर गति कैसी होगी, सरल रेखा में गति होगा, तो हमारा दूरी और विस्थापन क्या होगा, समान होगा। ये भी याद रखना है, दूरी और विस्थापन किस कंडीशन में समान होंगे, जब सरल रेखी हमारी गति होगी तो दूरी और विस्थापन समान होंगे। और आप सभी को विदित है, क्या विदित है कि विस्थापन सदिश राशि और दूरी हमारा अदिश राशि। चलिए दोस्तों, वैसे ही आप सभी को बताया जा चुका है कि चाल और वेग क्या होता है, स्पीड के बारे में भी आपकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अब सीधे हम गति के समीकरण को आज जानने की कोशिश करेंगे कि गति का समीकरण क्या होता है। इसके लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गति के समीकरण को, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा गति के समीकरण और इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों गति के पहला समीकरण आप सभी को पता है। 3 समीकरण क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ। गति के 3 समीकरण महत्वपूर्ण हैं, तीनों समीकरणों को आप याद कर लीजिएगा, हम इसको प्रूफ भी करा देंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो मैंने नहीं रखता है, लेकिन याद जरूर रखिएगा। v बराबर u प्लस AT अपना गति के ये महत्वपूर्ण समीकरण है। और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का हमारा पहला समीकरण, ये गति का हमारा दूसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसकी प्रूफ करने की बात करें तो पहले को कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहीं देखिए दोस्तों। त्वरण के बारे में आप सभी को पता है, क्या पता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आप सबको मैंने प्रूफ भी कराया है कि मान लीजिए कोई वस्तु है u वेग से गति कर रही है और उसको हमने कोई बल F लगाया, तो वो t समय बाद उसकी गति में क्या हो गई, परिवर्तन हो गया और वो गति v हो गई। तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ वेग में परिवर्तन होते ही बल हमारा कार्य किया होगा, यानी वेग में परिवर्तन होते ही हमारा त्वरण कार्य करेगा। यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों, तो v माइनस u परिवर्तन हुआ है। और कितने समय में हुआ है, t समय में हुआ है। यही तो हमारी परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और t से इधर गुणा करिएगा तो क्या आएगा, AT आएगा। AT बराबर v माइनस u, अगर इधर भेजिएगा तो माइनस है तो प्लस होगा, यानी u प्लस AT बराबर
भी यहाँ ज्यों के त्यों रहने दीजिए। देखिए यहाँ से आगे कि नहीं, भी बराबर यू प्लस ए टी। दोस्तों फार्मूला कोई भी होती है तो कोई नई चीज़ नहीं होती है, आपको बस उसे याद रखने की और समझने की ज़रूरत है कि वो क्या। वैसे ही दोस्तों अब अगर हम चाहें इसको प्रूव करना तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों एक और प्रूफ मैं करा देता हूँ, आप ऐसे ही आप प्रूव करिए और दिमाग में हकीकत ज्ञान को समझते रहिए। चलिए इसके लिए मिटाता हूँ, फिर जाकर अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये कैसे आते हैं। दोस्तों ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि गति का तीसरा समीकरण हमारा क्या है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से माफ करिएगा प्लस 2a से। दोस्तों अगर हम भी का मान यहाँ से हटाना चाहें तो भी की जगह पर यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। कहाँ से, तो यहीं से लिख सकते हैं। तो भी की जगह पर यू प्लस ए टी हम लिखें, यू प्लस ए टी गति के प्रथम समीकरण से यू प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a होगा। अब चलिए इसका वर्ग अगर करिएगा तो यहाँ पर क्या आपको आएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। दोस्तों यहाँ से देखो यू स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और सभी में ध्यान से देखो तो ए तुम्हारा कॉमन देखने को मिल रहा होगा। इन सभी में ए हमारा कॉमन देखने को मिल रहा है, दोनों पद में ए कॉमन करते हैं तो क्या मिलता है, ए कॉमन करिएगा तो यहाँ मिलेगा ए टी स्क्वायर और यहाँ पर ए कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, ए अगर कॉमन करिएगा यहाँ से भी तो क्या मिलेगा 2, ए कॉमन करो तो क्या मिलेगा 2u/t बराबर यहाँ पर 2 और a इंटू यस ऐसे रहने दो। यहाँ पे हमने ए कॉमन किया है, ए कॉमन क्या करिएगा, ए कॉमन किया तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 है तो हम सोच रहे हैं कि गुणा है तो इधर आकर भाग के रूप में हो जाए, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग के रूप में हो जाएगा। तो हमारा होगा ए टी स्क्वायर प्लस 2u/t बटा 2 बराबर यस। यानी इसको उल्टा अगर लिखें अलग अलग तो ए से बराबर, अगर अलग अलग भाग करिएगा इसमें तो यहाँ ए टी और यहाँ भाग करिएगा तो 2 से 2 कटे जाएगा तो यस बराबर क्या हो जाएगा, u/t हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा प्लस यहाँ पर 2 तो कटने वाला है नहीं तो हाफ रहेगा और हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखें तो दोस्तों ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण निकल आया क्या, तो हाँ द्वितीय समीकरण निकल आया। तो इसी प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं कि ये सब गति के समीकरण एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से निकाले गए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन जो है इनसे सॉल्व होते हैं। इसलिए इन तीनों समीकरणों को आप सभी याद रखें और आप सब प्रूव करें कि इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं सीधे एक क्वेश्चन को। दोस्तों तो इस प्रकार से आपने देखा और दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बताना भूल गए कि सभी में तीनों समीकरण में हमारा एक भी था, एक यू था, टी था, यस था, ए था। भूला क्या हूँ, आप सबको पता ही है, हमने प्रूव किया। भी हमारा क्या है, अंतिम वेग है, आप सभी को याद रखना है। भी अंतिम वेग है, यू हमारा प्रारंभिक वेग हमने माना है, प्रारंभिक वेग। टी तो आप सभी को पता है समय होता है, यस हमारा दूरी होता है, ए हमारा त्वरण होता है। इन सभी को आप जानिए और इस हिसाब से ये जो गति के तीनों हमने फार्मूलाएँ दोस्तों बताए हैं ये कहीं भी लग सकते हैं। गति के हमारा तीनों फार्मूला कहीं भी किसी भी गति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता रह सकता है। अब आपके मन में चलता होगा कि अभी तक यू प्लस माइनस ए टी पढ़े हैं, माइनस वाला भी पढ़े हैं, तो आप सभी को जानते हैं कि त्वरण जो होता है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन जब भी हो वहाँ त्वरण कार्य करेगा। अगर वेग में दोस्तों वृद्धि हो रही हो तो वहाँ त्वरण पॉजिटिव होता है, वेग में अगर कमी हो रही हो तो त्वरण वहाँ नेगेटिव होता है। अब प्रश्न आता है कि वृद्धि कब होगी, तो मान लीजिए वृद्धि ये तो डायरेक्ट दिया होगा, नहीं तो मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है और स्थिर से चलना शुरू कर रही है यानी उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो वहाँ त्वरण पॉजिटिव लगाते हैं। अगर कोई वस्तु मान लीजिए पहले से गाड़ी चल रही है, गति अवस्था में है, लेकिन ब्रेक लगाकर उसको रोक रहे हैं यानी गति में यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, वेग में हमारी कमी हो रही है, तो यहाँ त्वरण नेगेटिव रहते हैं। ये चीज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट बने रहेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप कहिएगा, आप तीनों गति के समीकरणों को देखिएगा तो सभी में त्वरण जरूर है, त्वरण यानी तभी वो तीनों फार्मूलाएँ हमारे काम करेंगी या लगती हैं जब त्वरण हो। त्वरण नहीं रहेगा तो तीनों फार्मूला को हम नहीं लगाएंगे। मान लीजिए अगर त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण रहेगा का मतलब क्या होगा कि त्वरण आप सभी को पता है तभी काम करता है जब वेग में क्या हो, परिवर्तन हो। अगर वेग में हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारा त्वरण काम ही नहीं करेगा। तो वहाँ पर सिंपल सी कौन सी फार्मूला काम आती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला से ही हमारा काम चल जाता है। आप इस महत्वपूर्ण बात को जरूर याद रखिएगा। अगर चाल में या वेग में कोई परिवर्तन ही ना होता हो तो हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर विस्थापन बटा समय से हमारा काम चल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों आप गति के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सेशन में क्वेश्चन के सेशन आएगा तो उसमें क्वेश्चन लाएंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन दोस्तों आपको लिख कर बता देते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कोई एक वस्तु है जो विरामावस्था से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है। वस्तु द्वारा 8 सेकंड में तय की गई दूरी याद करिए, यह आपके क्वेश्चन है। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि एग्जाम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों सारा प्रश्न हमसे कुछ बातें करता है और उस बात को हमें ध्यान में देनी पड़ती है कि वो क्या बातें कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या हमसे ये क्वेश्चन बातें कर रहा है, कह रहा है
दोस्तों कोई भी मैथ या रीजनिंग या न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जवाब उसके क्वेश्चन में ही रहता है, वो बहुत ईजी रहता है। देखिए कैसे ईजी रहता है, कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग का मान 0 दे दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को साफ करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, अब ये त्वरण दिया है, इसकी मात्रा को भी देख सकते हैं, त्वरण का मात्रा हमारा यही होता है। त्वरण क्या दिया है, ए बराबर हमारा होता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। चलना शुरू करती है वस्तु द्वारा 8 सेकंड में, क्या कह रहा है 8 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी टी बराबर हमारा दिया है 8 सेकंड। अब पूछ रहा है दूरी किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यश से, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। और गति के तीनों समीकरण को जानते हैं, तो दूरी किससे निकालते हैं दोस्तों, इससे निकालते हैं, किससे, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। यू का मान क्या दिया है, तो 0 दिया है, 0 रखिए। टी का मान 8 दिया है, 8 रखिए, प्लस रखिए, 1/2 रखिए। दोस्तों विरामावस्था से चलना शुरू करती है, यानी वेग में वृद्धि हो रही है, इसलिए ए का मान हम प्लस में रखे हैं यहाँ पर। तो एक का मान रखे 20 और टी का मान है 8 × 8। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये मान 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 से हम 20 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। अंत में ये वाला 0 उतर जाएगा, और ये मीटर हमारा आ जाएगा क्या, 640 मीटर हमारा आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है दोस्तों। क्या इतना आसान होता है सर? अरे सर इतना ही आसान है फिजिक्स, केवल हकीकत ज्ञान को आप लेते रहिए, फिजिक्स इससे भी आसान है। और आपके लिए पूरी टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन लाएंगे, और पूरी आप वीडियो अच्छे से समझिए और क्वेश्चन आंसर के सेशन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट सेशन है दोस्तों गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन गति का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब कोई वस्तु फेंकी जाए, या ऊपर से कोई वस्तु जब पृथ्वी की तरफ आए, तो उस हिसाब से हम कोई ना कोई दूरी तय करते हैं, कुछ टाइम लगता है, किसके अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हम काम करते हैं। तो इसलिए हमारा ए का मान क्या होगा, ए की जगह पर हम जी रख देते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी हमारा क्या है, त्वरण है। और जब हम ऊपर नीचे की फेंकने और ऊपर फेंकने और नीचे आने के वस्तु की गति के बारे में अगर बात करते हैं, तो हमारा उस समय जी काम करता है। आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, त्वरण की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख देंगे। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनकर चला आएगा, पहला हमारा गति का समीकरण बनेगा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, तो u प्लस जी टी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा गति का समीकरण मैंने क्या बताया आपसे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा मैंने बताया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो जी एस हो जाएगा। यही होता है सर, हाँ दोस्तों यही होता है। और आपके मन में चलेगा कि जी का मान यहाँ कब पॉजिटिव कब निगेटिव रखेंगे। तो आप देखिए, अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होती है, अंत में उसका वेग 0 हो जाता है। यानी यहाँ से तो हम हाई स्पीड से भेज देते हैं ऊपर वेग 0 हो जाता है। यानी हो ना हो वेग में कमी आता है, तभी ऊपर फेंकने पर वस्तु का वेग 0 हो जाता है अंत में। यानी वेग में निरंतर कमी होती रहती है। अब वेग में निरंतर कमी होगी तो जी का मान क्या होगा, माइनस होगा, त्वरण का मान माइनस होगा। इसलिए यहाँ पर जी को माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर जी को माइनस रखेंगे तो दोस्तों ये सब माइनस हो जाएगा। तो आप सबको ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तो जी का मान हम माइनस रखेंगे। क्यों, क्योंकि वेग हमारा निरंतर घटता जाता है। लेकिन वही वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पर हम छत पर खड़े हैं और ये पृथ्वी है, छत पर खड़े हैं, तो किसी पत्थर को फेंक रहे हैं ऊपर से, तो जब हाथ में पकड़े रहते हैं तो वेग हमारा 0 रहता है। लेकिन 0 वेग से नीचे थोड़ी नहीं आता है, वेग निरंतर बढ़ता रहता है। और यहाँ आकर जब लगता है तो बहुत तेज धंस भी जाता है, यानी वेग बढ़ता रहता है। यानी ऊपर से वस्तु जब नीचे की तरफ जाएगी तो वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ने के तात्पर्य हमारा त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी वहाँ पर प्लस जी लगाएंगे और हमारा ये सूत्र प्लस जी वाला है ही। तो आपको ध्यान केवल प्लस वाला रखना है, प्लस वाला सूत्र को ही याद रखना है। लेकिन रखते समय याद रखना है कि चूंकि जी एक सदिश राशि है, इसलिए प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ए भी एक सदिश राशि, इसलिए प्लस भी हो सकता है, माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, इसकी जिज्ञासा माफ करिएगा। इसको बारे में हमने बार बार बताया है। तो वेग में वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। इस आधार पर दोस्तों हमारा गुरुत्व के अधीन गति के भी ये 3 जो फार्मूला होते हैं ये खत्म होते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों हम ज़्यादा आपको हवाबाजी में बहुत लंबी वीडियो बनाकर आपके टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर का सेशन लाएंगे और आप एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को सीधे देखते हुए पाएंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इससे भी करा देते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है, तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे इजी बनाते हैं, तो हमने आपको बताया कि हर क्वेश्चन अपने आप में बात करता है। चलिए इस क्वेश्चन से बात करते हैं, हकीकत ज्ञान से समझते हैं। कहता है एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को फेंकता है। यानी जाहिर सी बात है शुरुआती यहीं से हो रही है कि प्रारंभिक वेग हमारा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा वेग प्रारंभिक वेग की ओर ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। यानी जाहिर सी बात है कि जब वस्तु को फेंकता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पर वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। तो उस ऊंचाई को पूछ रहा है, यानी एच पूछ रहा है। दोस्तों ऊंचाई दूरी ही है, जो हमने प्रीवियस फार्मूला में बताया था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस की जगह पर हम यस रख देंगे उस फार्मूला में, तो और ज़्यादा अच्छा हमारा बन जाएगा। तो हमने 3 फार्मूला क्या बताया था,
हमारा जब गुरुत्व यानी गुरुत्वाधीन गति हो यानी ऊर्ध्वाधर गति हो, क्षैतिज गति ना हो बल्कि ऊर्ध्वाधर गति होता है, तो हमने क्या 3 फार्मूला बताया था, v बराबर u प्लस जी टी, तो ये ज्यों का त्यों आपका है। दूसरा मैंने बताया था यस बराबर यू टी प्लस हाथ, यस मैंने दूरी। तो दोस्तों जब ऊपर नीचे हम बात करते हैं तो ऊपर की बात को दूरी न अगर हम हाइट से डिनोट करते हैं तो एच बराबर हमारा हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी के जगह पर जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हो गया, और दूसरा हमारा तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस, तो 2 जी एच कर देंगे। तो इसमें से कौन सा लगेगा अभी देखेंगे हम। तो ऊपर जब दो वस्तु फेंकेंगे तो मान लो कि एक नीचे ऊंचाई तक जाएगा, वहाँ पर अंतिम वेग उसका क्या होगा, 0 होगा। तभी ना अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी उसके बाद अब नीचे आने वाला है, यानी जाहिर सी बात है वेग वहाँ पर 0 हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें संकेत दे रहा है कि v का मान हमारा क्या है, 0 है, और कह रहा है कि ऊपर को गेंद को फेंका जाए तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगा। और सभी को पता है कि जी का हमारा मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए किस इक्वेशन में यस यू वी और जी का मान दिया है और हमें निकालने के लिए कितनी ऊंचाई तक जाएगा यच पूछ रहा है। तो किसमें यू वी जी और यच का बात किया है। पहला देखिए टी दिया है, इसको हटा दो, इसमें भी टी दिया हटा दो, इसमें टी नहीं दिया है, रखो उत्तर आ जाएगा। तीसरा गति का तीसरा समीकरण क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब मान रखिए उत्तर पाइए, वी का मान 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर यानी हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी। अब यहाँ पर ध्यान जरूर देना कि ऊपर जा रहा है वस्तु नीचे जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर वस्तु ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वेग क्या है, 0 है। देखो वेग यहाँ पर भी देख लो, प्रारंभिक वेग 20, अंतिम वेग 0 है, यानी ऊपर की तरफ जाने पर जी तो घटता है और यहाँ भी तो दिख रहा है कि गति घट रही है, तो जी का मान हमारा निगेटिव रखेंगे, यानी माइनस 9.8 को हम लगभग दोस्तों 10 भी रख कर हल कर देते हैं, यहाँ हम 10 रख देते हैं, इंटू एच हमें निकालना ही है। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर जाकर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके आगे हम हल यहाँ पर करते हैं, इसके जगह पर देखिए तो ये 0 बराबर हमारा क्या होगा, 20 का वर्ग हमारा क्या होता है दोस्तों, तो 2 दूना का 400, हमारा 20 का वर्ग 400। ये प्लस और माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस कर दो, और 2 में 10 से गुणा करोगे तो 20 इंटू एच, यही रहा दोस्तों। इस पूरे चीज़ को हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 इंटू एच को इधर ला दिए, माइनस हमारा प्लस हो गया 400, यानी एच का मान हमारा यहाँ से निकाले 400 बाटा क्या हो जाएगा, गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा, एच का मान हमारा 20 मीटर हमारा निकल आएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इतना ईजी होता है हमारा न्यूमेरिकल, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी गुरुत्व के अधीन गति, ऊर्ध्वाधर गति क्या होता है, इन सारे क्वेश्चन, दूरी विस्थापन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैंने हकीकत ज्ञान से बताया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।